तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि ज़बरदस्त जानदार शानदार होंगे। आज क्लास 10th के लिए साइंस का 30 सवाल लेकर आया हूं, जो सभी सवाल आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग पूरी विस्तार से साइंस का 30 सवाल देखेंगे। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप स्किप करते हैं तो सभी सवाल आपको समझ में नहीं आ पाएंगे सही से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, आज पूरी तरह से विस्तार पूर्वक इस 30 सवाल को समझेंगे। और सभी सवाल PYQ है, पूछा हुआ सवाल है, जो आपके आने वाले बिहार बोर्ड 2026 में 26 के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम लोग सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, डीजल का उपयोग होता है, यानी डीजल का उपयोग किस किस में होगा। भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इन सभी में। तो इस तरह का अगर प्रश्न रहे तो ध्यान रखिएगा कि डीजल का उपयोग आपको देखा जाए तो डीजल का उपयोग भारी वाहन यानी बड़ी बड़ी जो गाड़ी है उसमें भी किया जाता है, रेल इंजन में भी किया जाता है। लेकिन अब तो रेल हमारे ख्याल से रेल इंजन अभी तो चल रही है इलेक्ट्रिक से। बिजली उत्पादन करने में जनरेटर में भी हम लोग करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल अगर देखा जाए डीजल का तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में होता है, भारी वाहनों में। लेकिन यहाँ पर इसका इस्तेमाल किस में होता है, तो तीनों में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इन सभी में। किस में होगा, इन सभी में। जैसे भारी गाड़ी कौन कौन है, जैसे भारी गाड़ी आपको देखा जाए तो ट्रक, बस, नहीं, ट्रैक्टर, क्या होगा, ट्रैक्टर, और क्या होगा, रेल इंजन, रेल इंजन भी हो जाएगा, रेल इंजन भी हो जाएगा, और क्या होगा, जनरेटर भी हो जाएगा। इसलिए तो हमको तय जनरेटर वगैरह जब आ जाएगा तो ये आंसर तो नहीं होगा। आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा भारी वाहन, सिर्फ और सिर्फ भारी वाहन, रेल इंजन, उसके बाद जनरेटर, क्या हो जाएगा, जनरेटर। तो ये सब जितने भी बड़ी बड़ी भारी भारी है उसमें क्या किया जाता है, डीजल का उपयोग किया जाता है। चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। ईंधन है, ईंधन क्या है जी, CNG, LPG, लकड़ी, इनमें सभी। तो ईंधन कौन कौन सा होता है, जो जल जाए, जो जलने पर ऊर्जा प्रदान करे, वो सब ईंधन। कौन कौन सा ईंधन हो सकता है, यहाँ समझिए आप लोग। ईंधन कौन कौन से हो सकता है, तो ईंधन आपका होगा कोयला, ये जलता है, ये भी ईंधन होगा। लकड़ी, ये भी आपका ईंधन होगा। पेट्रोल, ये भी आपका ईंधन होगा। और आगे पेट्रोल के बाद डीजल, क्या, डीजल, ये भी आपका ईंधन होगा। उसके बाद LPG, CNG, बायोगैस, क्या होगा, बायोगैस, बायोगैस भी आपका क्या होगा, ईंधन होगा। इसमें देखा जाए तो CNG भी होगा, LPG भी होगा, लकड़ी भी होगा, इसलिए इसका ऑप्शन D होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। निम्नलिखित में किसका उपयोग बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होगा, CNG, LPG, बायोगैस और कोयला। तभी हम जस्ट इससे पहले वाले सवाल में बताए हैं कि किसका किसका हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो बनाने वाले में नहीं होगा किसका, CNG, क्योंकि CNG से हम लोग खाना नहीं बनाते। अगर इससे हम खाना बनाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो जलाने पर बिल्कुल ये धुआं और राख की तरह हो जाएगा। किस तरह हो जाएगा, धुआं हो जाएगा पूरा, क्या हो जाएगा, धुआं हो जाएगा। और किस तरह होगा, राख, या राख की तरह हो जाएगा, या ठोस अवशिष्ट इसमें नहीं, बराबर नहीं निकलता है, ठीक है ना। तो हम लोग अवशिष्ट बनाने वाले ईंधन में CNG को शामिल नहीं करते हैं। LPG से खाना बनता है, बायोगैस से बनता है, कोयला से बनता है, CNG से खाना नहीं बनता है, तो CNG का इस्तेमाल नहीं करेंगे। CNG का पूरा नाम समझिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG का फुल फॉर्म समझिए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम
गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। इसमें ब्यूटेन C4H10 होता है और एथिल मारकैप्टन क्या होता है? एथिल मारकैप्टन नामक एक केमिकल मिला होता है। क्या होता है? एथिल मारकैप्टन, एथिल मारकैप्टन, एथिल मारकैप्टन, एथिल मारकैप्टन नामक क्या होता है? एथिल मारकैप्टन नामक एक केमिकल मिला होता है, जिससे गैस मिली होती है, जिससे यह पता चलता है कि गैस का रिसाव होगा तो वह ऑटोमेटिक रिसाव होने के बाद वो महकने लगता है। तो क्या डाला रहता है एलपीजी में? एथिल मारकैप्टन, मारकैप्टन, एथिल मारकैप्टन। क्या होगा? एथिल मारकैप्टन। ठीक है, तो याद रखिएगा, सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। एलपीजी में क्या पाया जाता है? एलपीजी में आपको पाया जाएगा C4H10, C4H10 यानी कि ब्यूटेन, ब्यूटेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्यूटेन पाया जाता है। ठीक है ना, ब्यूटेन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सभी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। आप पूरा सवाल देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ये सभी सवाल एग्जाम से संबंधित है और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सवाल देखने से आपको ये फायदा होगा। 2026 में आने वाले एग्जाम में हो सके तो ये सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि ये सभी सवाल PYQ है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यानी इस जमीन पर ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो कोयला, सूर्य, पानी और लकड़ी। तो इस पे पृथ्वी पर देखा जाए, जमीन पर, तो प्रकृति का, भगवान का सबसे मुख्य स्रोत, देखिए कोयला जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, सबसे मेन स्रोत जो है ऊर्जा का, जिससे हमको एनर्जी मिलता है, ठीक है ना, वो कौन सा है? वो सूर्य है। क्या है वो? सूर्य है। इससे आपको क्या फायदा है? सूर्य से फायदा आपको क्या है? प्रकाश मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रकाश मिलेगा, ऊष्मा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊष्मा मिलेगा। और क्या मिलेगा? ऊष्मा मिलेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। प्रकृति में सबसे ज्यादा कौन है? सूर्य है। ठीक है ना, पवन ऊर्जा भी है प्रकृति का हिस्सा, जल चक्र भी है, लेकिन सबसे बेहतर आपका मेन स्रोत देखा जाए तो ये मुख्य स्रोत है। कौन है मुख्य स्रोत? कौन होगा? सूर्य होगा मुख्य स्रोत। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का, प्लास्टिक का, सिलिकॉन का, प्लूटोनियम का। सौर सेल में अगर उपयोग में देखा जाए तो आपका सिलिकॉन का होगा। किसका होगा? सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होगा। किसका होगा? सिलिकॉन का। और सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है आपका? एक अर्धचालक है। सिलिकॉन क्या है आपका? एक अर्धचालक है, जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। क्या काम होता है? ये सूर्य के प्रकाश को, किसको? सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इस बात को ध्यान रखना है कि सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा? सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। कौन? सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? इंजन, ईंधन, तापक, और क्या कहा जाता है? तापक के बाद कोई नहीं। तो जो दहन के ऊर्जा उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ईंधन कहते हैं। उसे ईंधन कहते हैं। तो देखते हैं, ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ईंधन कहते हैं। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, क्योंकि बातें हम लोग समझ के जानेंगे कि ताकि चीज़ें समझ में आ सके, और आने वाले भविष्य में किसी तरह का अगर इस तरह का सवाल आए तो जेहन से ना निकले। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वीडियो को पूरा विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। भले थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो सकता है, घबराए नहीं, आप लोग वीडियो में बने रहें, आपको बहुत बेहतर तरीके से समझाया जाएगा।
और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बताया जाएगा ताकि आपको किसी प्रकार से क्वेश्चन ना छूटे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलम, जूल कूलाम प्रति जूल, जूल प्रति कूलम, जूला जूल प्रति एम्पियर, एम्पियर प्रति जूल। जे फॉर क्या लिखते हैं? जे फॉर जूल, जे फॉर क्या होगा? जूल, जे फॉर जूल। सी से कूलाम, सी से क्या होगा? सी से कूलाम होगा, सी से कूलाम, सी से कूलाम, सी से कूलाम। ए फॉर ऐसे एम्पियर, क्या होगा? एम्पियर, ऐसे एम्पियर, ठीक है ना? ऐसे एम्पियर होगा, ठीक है। आगे तो देखिए 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जूल प्रति कूलम के बराबर होता है, ठीक है ना? 1 जूल प्रति कूलम, 1 जूल प्रति कूलम। देखिए 1 जूल और प्रति कूलम क्या होगा? प्रति कूलम। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ऊर्जा का एसआई मात्रक होगा, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होगा? याद रखिएगा, ऊर्जा का एसआई मात्रक कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा यानी एनर्जी, और एनर्जी का एसआई मात्रक क्या होगा? एनर्जी का एसआई मात्रक, एनर्जी का एसआई मात्रक आपका जूल होगा। क्या होगा? जूल होगा, या न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? या न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। विद्युत का अच्छा चालक होगा, यानी कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन, चांदी। यानी चालक जिसमें करंट चला जाए। तो लकड़ी में करंट नहीं जाएगा, सूखा रहेगा। प्लास्टिक में तो बिल्कुल नहीं जाएगा, कार्बन में नहीं जाएगा, किसमें जाएगा? चांदी में जाएगा। तो सबसे अच्छा चालक कौन सा हो गया? चांदी होगी। सबसे अच्छा चालक याद रखिएगा, सबसे अच्छा, सबसे अच्छा चालक, सबसे अच्छा चालक कौन सा होगा? सबसे अच्छा चालक होगा चांदी। क्या होगा? सबसे अच्छा चालक चांदी। क्या होगा? चांदी होगा। और सबसे कम, सबसे अच्छा है इससे थोड़ा सा कम कौन कौन होगा? 2 नंबर पे अगर देखा जाए तो, 2 नंबर पे देखा जाए तो आपका क्या होगा? तांबा होगा। क्या होगा? तांबा होगा। 2 नंबर पे देखा जाए तो क्या होगा? तांबा होगा, जो चांदी के बाद आता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। आ मीटर का प्रतिरोध, आ नहीं होगा, ए मीटर होगा, ठीक है ना? आ गलत लिखा गया है। जैसे आ मीटर का प्रतिरोध बड़ा है या छोटा है, या बहुत छोटा है, या इनमें से कोई नहीं। आ मीटर का प्रयोग क्या होगा? वो बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। क्या होता है? आ मीटर का प्रयोग बहुत कम होता है, और क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो याद रखिएगा जहन में, आ मीटर का प्रयोग बहुत कम और बहुत छोटा होता है। आ नहीं होगा, ए होगा। क्या होगा? ए मीटर होगा। क्या होगा आपका? ए मीटर होगा। आ गलत लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा कि ई क्या होगा आंसर? ए मीटर होगा, आ मीटर नहीं होगा, ठीक है ना? क्या होगा? ए मीटर होगा, ठीक है। ए मीटर का प्रयोग क्या होगा? बड़ा सा लिखा गया है, रुकिए इसको हम सही कर देते हैं ताकि देखने में भी बेहतर लग सके। तो ए मीटर, ए मीटर का प्रयोग क्या होगा? बहुत छोटा। क्या होगा? बहुत छोटा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका, विद्युत का एसआई मात्रक है वोल्ट, वाट, एम्पियर, कोई नहीं। तो विद्युत जो है, विद्युत यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका एसआई मात्रक होता है विद्युत धारा का। क्या होता है? विद्युत धारा का, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम V बराबर आई आर, आई बटा आर बराबर आई बट्टा V बराबर आई आर, V बराबर आई आर स्क्वायर। V फॉर वेलोसिटी, आई फॉर आर फॉर रेसिस्टेंस, ई इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा। तो हम लोग समझते हैं, यानी V, ओम का नियम क्या होगा? तो ओम का फॉर्मूला क्या होता है? I प्रोपोर्शनल टू V इक्वल टू V बराबर आई आर। क्या होगा? V बराबर
आई आर, आई प्रोपोर्शनल टू भी या भी प्रोपोर्शनल टू आई। यानी कि क्या होता है, ओम के नियम ये इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो भी बराबर क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, भी बराबर आई आर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आ मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, आ नहीं, ये ए समझिएगा आप लोग, ए मीटर, आ मीटर लिखा गया है, क्या होगा ए मीटर, क्या होगा ए मीटर। ए मीटर में, ए मीटर से निम्नलिखित में किसे मापा जाता है, तो ए मीटर से निम्नलिखित में विद्युत धारा को मापा जाता है। किससे मापा जाता है, विद्युत धारा को मापा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम होगा। आवेश का मात्रक कूलाम, विभव है, विद्युत शक्ति। चलिए आगे अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक होता है, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक आपका जूल, वोल्ट, ओम, एम्पियर। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक जो होगा आपका ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। याद रखिएगा ओम का सिंबल बिल्कुल ईयरफोन की तरह बना रहता है, इस तरह से। और ओम का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। और ये आपको बता दें कि पूरा इम्पोर्टेंट SI यूनिट का शॉर्ट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग क्या कीजिएगा, शॉर्ट वीडियो जाके देख लीजिएगा। सभी इम्पोर्टेंट SI यूनिट का शॉर्ट वीडियो चैनल पे डाला हुआ है, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, ताकि आपको एक भी SI यूनिट एग्जाम में पूछने पर नहीं छूटे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। जूल किसका होता है, बताइए, जूल इसमें किसका होता है, जूल किसका होगा, ऊर्जा का होगा। किसका होगा, जूल, ऊर्जा का जूल होगा। ठीक है, ऊर्जा का जूल होगा। एक एम्पियर किसका होगा, विद्युत धारा का होगा। एम्पियर किसका होगा, विद्युत धारा का होगा, विद्युत धारा का। अब वोल्ट किसका होगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वोल्ट, ये वाला वोल्ट, ये वोल्ट किसका होगा। हम आपको हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वोल्ट जो है, ये वोल्ट, ये वोल्ट किसका ऐसा ही मात्रक होगा, आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता नहीं है, कोई नहीं। तो ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होगा, तारक, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है। ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति में बाधा बढ़ जाती है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिसका खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। तो इसमें भी गति आ जाती है, इसमें क्या होती है, गति बढ़ जाती है। गति क्या होती है, इसमें बढ़ जाती है। इसलिए हमारा ताप बढ़ने से चालक भी क्या करेगा, चालक भी बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है, या किस चीज़ की बनी होती है, या कैसी बनी होती है। तांबा की तार से, जस्ता की तार से, टंगस्टन की तार से, या नाइक्रोम से। तो याद रखिएगा जो विद्युत हीटर जो है वो नाइक्रोम की तार से होती है। किसकी तार से होती है, नाइक्रोम की तार से होती है। और नाइक्रोम क्या है, प्रतिरोध में अधिक होता है, ये जल्दी नहीं पिघलता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होता है। क्या होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, प्रतिरोध अधिक होता है, अधिक होता है। नाइक्रोम का प्रतिरोध अधिक होता है, या जल्दी नहीं पिघलता, जल्दी नहीं पिघलता, नहीं पिघलता है, जल्दी नहीं पिघलता। क्या करते हैं, जल्दी नहीं पिघलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है, नाइट्रोजन, वायु, निष्क्रिय गैस, हाइड्रोजन गैस। तो विद्युत बल्ब में देखा जाए तो ऑप्शन के हिसाब से तो नाइट्रोजन आंसर होगा, लेकिन देखा जाए तो विद्युत बल्ब में क्या होता है, जितने भी आर्गन है, आर्गन गैस है, वो सब भरी रहती है। अकीरिय गैस भरी रहती है, आर्गन गैस भरी रहती है। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम लोग। और इस याद रखिएगा, ये जो बल्ब होता है, उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होगा, नहीं, जैसे मान लीजिए ये बल्ब है, नहीं, ये बल्ब है, इस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है,
ये फिलामेंट टंगस्टन का होता है। किस चीज़ का होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का किस चीज़ का? टंगस्टन का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होगा वो टंगस्टन का बना होता है। ये जो किस चीज़ का होगा? टंगस्टन का। याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में ये सवाल पूछा गया कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ का होता है, तो ये आपका टंगस्टन का बना होता है। आगे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धारा मापने में किसका उपयोग होता है? धारा मापने में एमीटर, ओम मीटर, वोल्ट मीटर, मानोमीमीटर। ये मैनोमीमीटर लिखा गया, ये मानोमीमीटर लिखा गया है, टाइप गलत हो गया है। क्या होगा? मैनोमीटर, मैनोमीटर। तो इसका आंसर क्या होगा? धारा मापने में एमीटर का इस्तेमाल होता है। धारा मापने में किसका इस्तेमाल होता है? एमीटर का इस्तेमाल होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आपके लिए तरह तरह का नया नया और ज़बरदस्त जानदार सवाल लेकर आता रहूं, जिससे आपका एग्ज़ाम बेहतर और नंबर ज़बरदस्त से ज़बरदस्त आए। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो बल, शक्ति, ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो कौन ये चालक कौन कौन सा है? अभ्रक, कांच, एल्युमिनियम, चीनी मिट्टी। तो देखिए, कांच में करंट नहीं जाएगा, कांच में करंट नहीं जाएगा, अभ्रक में नहीं जाएगा, चीनी मिट्टी में भी नहीं जाएगा। तो करंट किस में जाएगा? एल्युमिनियम में जाएगा। तो इसलिए आंसर इसका क्या होगा? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के साथ आपको बता दें एक्स्ट्रा के लिए, कहीं ये ऑप्शन में नहीं रहे, आपका तांबा हो सकता है। क्या हो सकता है अगर ऑप्शन में नहीं रहे? तो ये ऑप्शन में अगर नहीं रहे तो इसका आंसर आपका क्या होगा? तांबा होगा। और क्या होगा? लोहा होगा। तांबा के बाद लोहा होगा। और क्या हो सकता है? चांदी हो सकता है। और क्या हो सकता है? चांदी हो सकता है और एल्युमिनियम हो सकता है, ऑप्शन में अगर एल्युमिनियम नहीं रहे तो। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, आवेश का ऐसा ही मात्रक हमेशा कूलाम होता है। क्या होता है आवेश का ऐसा ही मात्रक? कूलाम होता है। क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। ठीक है। एम्पियर किसका मात्रक होगा बताइए? विद्युत धारा का। पूरा मात्रक का हम आपको शॉर्ट वीडियो गुरु चैनल पर डाल दिए हैं। आप एक बार जाकर चैनल पे विजिट करें, और सभी ऐसा यूनिट का जो शॉर्ट वीडियो डाला गया है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट ऐसा यूनिट है, आप उसे देख ले, उतार ले, या उसका लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप इस चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन खोलिएगा और मोर में जाके वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। ओम किसका होगा? प्रतिरोध का होगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। शक्ति का वोल्ट होता है। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया। वोल्ट आपका शक्ति का मात्रक नहीं होगा। शक्ति का मात्रक आपका ये गलत हो गया, मिस्टेक हो गया। वोल्ट आपका मात्रक होगा विभवांतर का। किसका होगा? विभवांतर का। किसका होगा? विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच क्या करते हैं? चलाने में शक्ति को आगे बढ़ाते हैं। तो विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। तो वोल्ट बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। ठीक है। वोल्ट बराबर क्या होगा? कार्य बटा आवेश, यानी जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। एक स्वस्थ आंख की दूरी बिंदु होता है। एक स्वस्थ आंख यानी फिट है, तो उसकी दूरी बिंदु कितनी होगी? कितना दूर तक एक जो फिट आदमी होगा कितना दूर तक देख सकता है? तो उसके लिए कोई दूरी नहीं होती है, ना 25 सेंटीमीटर, शून्य, 250 सेंटीमीटर, अनंत। तो एकदम बिल्कुल फिट आदमी है, स्वस्थ है, हेल्दी है, तो वो कहाँ तक देख सकता है? तो वो अनंत देखेगा। ठीक है ना? कहाँ तक देखेगा? अनंत देखेगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है ना? इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, निर्वात में होगा,
जल में होगा, वायु में होगा, कांच में होगा। यानी प्रकाश का स्पीड कम से कम किस में होगा? तो आप कम से कम होगा पानी में और नहीं तो कांच में होगा। प्रकाश का जो वेग होगा, चाल चाल है ना, तो याद रखिएगा प्रकाश का जो चाल सबसे कम अगर होगा तो किस में होगा? कांच में। और सबसे ज़्यादा किस में होगा? सबसे ज़्यादा आपका होगा 1 नंबर में, किस में होगा? निर्वात में। 2 नंबर में किस में होगा? वायु में। 3 नंबर में किस में होगा? जल में। और 4 नंबर में कांच में। यानी सबसे कम पूछ रहा है, न्यूनतम पूछ रहा है। न्यून मतलब कम, तो सबसे कम किस में पाया जाएगा? कांच में पाया जाएगा। सबसे कम प्रकाश का चाल कांच में ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। तेलीय कागज यानी वह कागज जिसमें हल्का तेल लगा हुआ है, तो क्या होगा? पारदर्शक होगा, अपारदर्शक होगा, पारभाषक होगा या कुछ नहीं? तो जिसमें तेल लगा होता है उससे थोड़ा सा प्रकाश पार करेगा। पारदर्शक का मतलब क्या होता है? जिसमें पूरा प्रकाश पार कर जाए। प्रकाश पार कर जाए, प्रकाश क्या करे? पार कर जाए, पार कर जाए। नहीं, अपारदर्शक क्या होगा? जो नहीं, प्रकाश पार नहीं करेगा। प्रकाश प्रकाश थोड़ा भी पार नहीं करेगा। प्रकाश नहीं पार करे, क्या करेगा? नहीं पार करेगा। और पारभाषक उसे कहते हैं पारदर्शक। पारभाषक पारभाषक उसको कहते हैं इसमें क्या करेगा? थोड़ा सा प्रकाश पार करे, थोड़ा प्रकाश पार करे, थोड़ा प्रकाश पार करे, थोड़ा प्रकाश पार करे। तो बताइए, तेल लगा हुआ कागज में प्रकाश थोड़ा ना थोड़ा जरूर पास करेगा, तो हम उसे क्या कहेंगे? पारभाषक कहेंगे। क्या कहेंगे? पारभाषक कहेंगे। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? आभासी या काल्पनिक होगा। क्या होगा? आभासी या काल्पनिक होगा। क्या होगा? आभासी या काल्पनिक। तो क्या होगा इसका आंसर? काल्पनिक। क्या होगा इसका आंसर? काल्पनिक होगा। और इसमें क्वालिटी क्या है? इसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, नहीं किया जा सकता। यह काल्पनिक होता है, लेकिन क्या होगा? सीधा और वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा? सीधा और वस्तु के बराबर होगा। क्या होगा? सीधा सीधा और वस्तु के बराबर होगा। सीधा सीधा और वस्तु के बराबर, सीधा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, बराबर, सीधा और वस्तु के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी? अनंत होती है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान कितना है? उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्व मान 1 से कम होता है। या 1 होगा या 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 होगा और नहीं तो 1 से कम होता है। 1 होगा नहीं तो 1 से कम, 1 से कम। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, कोई नहीं। तो वस्तु से छोटा देखा जाए तो वस्तु से छोटा हमेशा उत्तल दर्पण से। किससे होगा? उत्तल दर्पण से छोटा, हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। आगे अगला सवाल। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है।
सीधा एवं अवर्धित, उल्टा एवं अवर्धित, सीधा एवं हासित, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा आवर्त अभी हम बताएं आपको काल्पनिक में हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। काल्पनिक में हमेशा सीधा। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा एवं, सीधा तो दो दो जगह लिखा हुआ है तो आवर्धित तो नहीं होगा, उल्टा तो होगा भी नहीं, इसको काटेंगे एलिमिनेशन मेथड में। तो इनमें से कोई नहीं। हाशित नहीं, हराशित ऐसे लिखाएगा, हराशित। ठीक है ना, सीधा एवं हराशित क्या आंसर होगा, सीधा एवं हराशित आंसर होगा। तो इसको याद कैसे रखना है, उत्तर हमेशा छोटा सीधा काल्पनिक। क्या आंसर होगा, याद करने का ट्रिक, उत्तर हमेशा सीधा छोटा और काल्पनिक। उत्तर हमेशा 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 क्या, छोटा। उत्तर हमेशा छोटा और क्या, छोटा के साथ सीधा। छोटा है लेकिन क्या है, सीधा है, और मन का भ्रम काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। याद रखिएगा उत्तर हमेशा छोटा सीधा और काल्पनिक। तो आंसर होगा सीधा और हराशित। ठीक है ना, सीधा और हराशित। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ, और आज का यह आखिरी सवाल। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अगर फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। आप लोग ये पहला चैप्टर में पढ़े होइएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन में, कि क्या फार्मूला होता है, एफ बराबर r/2, या इसको ये भी पढ़ सकते हैं r बराबर 2f। तो हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है, वक्रता त्रिज्या बोल रहा है। तो यानी हमको इस फार्मूला का इस्तेमाल करना है, त्रिज्या निकालने का ये फार्मूला है। यानी कि r बराबर 2f, r बराबर क्या होगा, 2f होगा, r बराबर 2f। तो बताइए 2 का 2, और f आपको कितना दिया है, f आपको दिया है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग फिर अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।